नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 12 अगस्त के सामयिकी के ऑडियो आर्टिकल में। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। तो विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और हाथी पुनरुत्पादन फाउंडेशन और फिल्म निर्माताओं पेट्रिसिया सिम्स और माइकल क्लार्क द्वारा 2011 में यह अभियान शुरू किया गया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। तो विश्व हाथी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह है लोगों को बंदी हाथियों के बेहतर इलाज और उनके अवैध शिकार और हाथी दांत के व्यापार के खिलाफ जागरूक करना है। तो अगली खबर आपको चंद्रमा से है। चंद्रमा की सतह पर खोजे गए हैं पानी के अणु। तो इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। 29 डिग्री उत्तर और 62 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड के बीच चंद्रमा पर व्यापक लूनर हाइड्रेशन और OH और H2O का स्पष्ट पता लगाना था। ये निष्कर्ष करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। हाइड्रोक्सिल या पानी के अणुओं का निर्माण स्पेस वेदरिंग नामक प्रक्रिया के कारण होता है। तो अगली खबर है दिल्ली हवाई अड्डे को लेकर। तो हमारा दिल्ली का इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह 2021 की स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में उभरा है। लगातार तीसरे वर्ष दिल्ली का IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इसके अतिरिक्त अन्य एयरपोर्ट्स मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान मिला है। इंदौर बन गया है देश की पहली वाटर प्लस सिटी। तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसको अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित कर दिया गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के वाटर प्लस प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार इंदौर नगर निगम द्वारा 25 छोटे और बड़े नालों में 1746 सार्वजनिक और 5624 घरेलू सीवर आउटफॉल को ठीक किया गया था और शहर में 147 विशेष प्रकार के टॉयलेट भी बनाए गए थे। तो अगली खबर है फुटबॉल जगत से। तो सितंबर में आयोजित किया जाएगा डूरंड कप का 130वां संस्करण और यह 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक कोलकाता में आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट में देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें से 4 सेवा क्षेत्र से संबंधित होंगी। तो जो डूरंड कप है यह दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ये है और यह पहली बार 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगशाई में आयोजित किया गया था। तो अगली खबर राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों से संबंधित है। तो हमारे युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। इन्होंने 12 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 18-19 वितरित किए हैं। व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए हैं। इस पुरस्कार में व्यक्ति को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और संगठन को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगली खबर संसद से है। संसद में संविधान 127वां संशोधन विधेयक पारित हो गया है। तो विधेयक जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को OBC की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति देता है और विधेयक में अनुच्छेद है 342A, इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है और 342A है। इसमें इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने की है। अगली खबर है इसरो से। तो इसरो ने 12 अगस्त 2021 को अपना पृथ्वी अवलोकन GSAT
GISAT इसकी स्पेलिंग है, GISAT-1 लॉन्च किया था। और इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के GSLV F10 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका है, असफल रहा है। तो पहले और दूसरे चरण का प्रदर्शन तो सामान्य रहा था, हालांकि तकनीकी समस्या के कारण जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज इग्निशन होता है वो नहीं हुआ। इस वजह से ये मिशन जो है पूरा नहीं हो सका है। अगली खबर है कि विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 12 अगस्त 2021 को 2 दिवसीय 7वें IBSA अकादमिक फोरम का उद्घाटन किया है। अगली खबर है पत्रकार जयदीप हरदीकर जी की नई पुस्तक को लेकर। तो पत्रकार जयदीप हरदीकर ने एक नई पुस्तक लिखी है और इसको प्रकाशित किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। इस पुस्तक का नाम है राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्रॉम क्राइसिस। लेखक हैं जयदीप हरदीकर। पुस्तक का नाम है राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फ्रॉम क्राइसिस। अगली खबर है कि 54 स्कूल प्राचार्यों को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल पार्टनर हैं टेक एवेंट गार्डे, इनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट और रोटरी क्लब के सहयोग से भारत के 54 स्कूल प्रिंसिपलों को प्रतिष्ठित चेंज मेकर अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉलिस्टिक लर्निंग प्रदान किया गया है। अगली खबर है कि दिल्ली सरकार ने IB बोर्ड के साथ समझौता किया है कि स्कूल, तो IB बोर्ड है क्या, तो दिल्ली सरकार ने जो आगामी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE है, इसके लिए इंटरनेशनल बैकलॉरिएट IB इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और IB एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है जिससे भारत और विश्व भर के कुछ बेहतरीन स्कूल संबद्ध हैं। अगली खबर है कि मलयालम अभिनेत्री शरण्या शशि का निधन हो गया है। तो ये फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री थी, इनका अगस्त 2021 में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में दूरदर्शन पर प्रसारित बालन चंद्र मेनन द्वारा निर्देशित धारावाहिक सूर्योदय से की थी। अगली खबर है कि भारत युवा विकास सूचकांक में 122वें स्थान पर आया है। 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। यह सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। 2010 से 2018 तक शीर्ष 5 राइजर अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया और बुर्किना फासो थे। सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है, जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क इसके बाद आते हैं। तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ इन लिस्बन द्वारा की गई एक सिफारिश पर आधारित था। अगली खबर है कि अफ़गानिस्तान बैठक में भारत को मिला है आमंत्रण। तो भारत को जो दोहा में अफ़गानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों की बैठक होने वाली है, इसमें आमंत्रित किया गया है। इसमें तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों की भी भागीदारी होगी। और यह क्षेत्रीय सम्मेलन अफ़गानिस्तान में 12 अगस्त यानी आज हो रहा है। अगली खबर है चीन और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर। तो रूस और चीन ने 9 अगस्त 2021 को चीन के उत्तर मध्य निंजिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें दोनों देशों के लगभग 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल है। अगली खबर है कि 6 लाख करोड़ की संरचना संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी सरकार। तो जो सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित 6 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना संपत्ति को अंतिम रूप दे रही है और इसका मुद्रीकरण किया जाएगा।
यह घोषणा निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांता पांडे ने की है। और प्रगति पर नज़र रखने और निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की आखिरी खबर। आपको यह कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और पढ़ते रहिए। नमस्कार।